हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत ही सुरक्षित और बेहतर ज़िंदगी जी रहे होंगे। मैं मालिक से यही कामना करता हूं कि वो हमेशा आपके बेहतर भविष्य पर जो है वो ध्यान रखे, ताकि आप जो है अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकें। आज के इस क्लास से हम सब स्टार्ट करने वाले प्राचीन भारत के इतिहास से, यानी इतिहास विषय की जो श्रृंखला हमने दो विषय की प्रोमिस किया, दो विषय पर को लेकर जो है आपने हमसे कांटेक्ट किया, और वो विषय है इतिहास और संविधान। और इतिहास में आज के इस क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी सबसे पहली बार जिसकी चर्चा करेंगे वो है पाठ्यक्रम की। अगर आप आईएएस और पीसीएस की बात करें या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, ठीक है, मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को साथ में लेकर चलूंगा, और निश्चित रूप से जो हमारा स्टैंडर्ड होगा वो आईएएस और पीसीएस का होगा, जिसमें क्या है कि और सारे जो बच्चे उससे जुड़ेंगे उसका निश्चित रूप से, चाहे वो एसएससी या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दे रहे हो या फिर यूजीसी का, नेट का, जेआरएफ का, जिनका भी एग्जाम दे रहे हो, उन सब में जो है वो जो मेरा विषय जो है वो क्या है कि कार्य करेगा। और मेरा जो सोचना है पर्सनली जो है वो यही सोचना है कि वास्तव में किसी भी विषय का हम इस तरह से तैयारी करें कि वास्तव में वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्या है कि हम आपका साथ दे सके। अगर आप यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इतिहास अगर पूछा जा रहा है तो उसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा कर सके। आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई या व्हाटएवर जो भी जहां की भी एग्जाम्स है, उन सारे ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी एग्जाम्स होते हैं, जहां पर भी सामान्य अध्ययन की बात आती है, वहां पे हिस्ट्री की बात आती ही आती है। और ऐसी स्थिति में मैं जो क्लास ले रहा हूं वो वास्तव में क्या है कि हमारा जो स्टैंडर्ड होगा वो आईएएस और पीसीएस का ही होगा, और जिसके कारण क्या है कि उससे जुड़े हुए, यानी कि अगर हमारे जो है सिलेबस से, हमारे क्लास से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इतिहास से संबंधित हर जरूरतों की पूर्ति यहां पे हो सकती है। ऐसा मैं सोचता हूं, मेरा अपना जो 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बतला रहा हूं, ठीक है। तो आज ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि सिलेबस की चर्चा करनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप चूंकि अब क्लास में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, यद्यपि ये 2-4 वीडियोस जो है अभी पब्लिक डोमेन में जाएगा, लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि वीडियो चाहे जितना बड़ा बने आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान में रखना, चाहे वो आपका जो डाटा है, जो भी है, वो सब चीजें आपको बढ़ाना पड़े तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में जो है वो क्या है कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके लिए सबसे बड़ा जो कैपिटल है आपका डाटा, 2 GB 3 GB जितना है, लेकिन अगर आप क्लास रेगुलर वे में करना चाहते हैं तो आपको उतना अपनी कैपेसिटी जो है बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम सब बात करेंगे प्राचीन भारत के सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, और आप सब कमर कस कर तैयार हो जाइए, ठीक है, कि आपको डेडिकेटली काम करना है, जमकर मेहनत करना है, और जो भी हम अपनी तरफ से डायरेक्शन आपको देंगे उसको फॉलो करना है। मैं आपको साथ में स्टडी मटेरियल्स के तौर पे जो है अपनी बुक्स भेजूंगा, ठीक है। जैसे ही एडमिशन की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, मैं आपको जो है भेजना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा माहौल जो अभी पोस्ट ऑफिस वगैरह सबका भी जो है ठीक हो जाने दीजिए। सारे जो है मैं आपके जितने भी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं सबका मैं एड्रेस मंगाऊंगा, फिर वहां पर जो है वो कह के डिलीवर करूंगा। तो काम अभी खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और हम सब मिलकर अपने अपने आराध्य से जो है इस बात की प्रार्थना करें कि हम सब सफलतापूर्वक जो है अपने इस जो सफर है, इस सफर को पूरा कर सके, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास से प्राचीन भारत के इतिहास के सिलेबस की हम सब बात करने वाले, ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, सिलेबस की अगर हम बात करें, तो वास्तव में देखिए सिलेबस की जब बात की जाती है ना, तो सिलेबस की बात इसलिए की जाती है कि वास्तव में किसी भी विषय का जो है ना वो उसका कोई एंड नहीं है। उसका कह सकते हैं कि जो विषय है वो विषय मतलब अथाह सागर की तरह है, तो आप उसमें जाहिर सी बात है कि पूरे सागर को तो समेट सकते नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कुछ मतलब जो रिकमेंडेड चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को जो है वो क्या है कि उसे हमें पढ़ना पड़ता है, यानी कि हमें उस विषय पर कौन कौन से चैप्टर्स पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए एक पाठ्यक्रम जो है वो तय किया जाता है, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करें, ठीक है ना, तो हमारा जो पहला
चैप्टर होगा वो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हम लोग प्राचीन भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे और हम कुछ पाषाण काल की भी उस पर बात करेंगे। खासकर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उद्भव की अगर हम बात करेंगे तो उद्भव में थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा पाषाण काल के संबंध में। ठीक है, तो वहां पे बात, लेकिन जो सिलेबस है वो सिलेबस की अगर हम बात करें वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये पहला जो है वो चैप्टर है और पहला चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जो है वो किस बात की चर्चा करेंगे, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम लोग सबसे पहले इसी बात की चर्चा करेंगे कि वास्तव में जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात जब हम करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका यह नाम क्यों पड़ा, क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसे आद्य ऐतिहासिक काल में हम सब शामिल करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि नाम अगर रखा गया है, कभी हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कभी सैंधव सभ्यता कहते हैं, कभी हड़प्पा सभ्यता, कभी कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, तो कभी इसे आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। क्यों नहीं इसे ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया, क्यों नहीं इसे पाषाण काल की तरह जो है आद्य प्राग ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया, तो ये कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। तो वो सारे कारणों की हम सब चर्चा करेंगे, हम लोग इस बात की पड़ताल करेंगे और साथ में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का एप्रोप्रिएट नेम की बात की जाए, एप्रोप्रिएट नाम की बात की जाए, तो वो सबसे उचित नाम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, शायद आपको पता ही होगा एग्जैक्टली जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में जो है उसके लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं, उसके रिटन एविडेंसेस भी मिले हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में जो अलिखित है उस तरह के भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। और ऐसी स्थिति में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकने के कारण उस काल के जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उस काल के इतिहास के लेखन में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और इसलिए लिखित साक्ष्य मिला है, कोशिशें पढ़ने की जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो अभी तक हम सब सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी पढ़ते और पढ़ाते हैं, उसका एकमात्र आधार उसके विभिन्न पुरा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त होने वाले, यानी एक्सकेवेशन से प्राप्त होने वाले जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, जो पुरातात्विक जो अवशेष है, उन अवशेषों के बारे में जो है हम सब क्या है कि जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर इस युग का इतिहास जो है वो क्या है कि लिखा गया। ठीक है, साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन की बात किया जाए, उसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात की जाए, यानी कि वो कौन से क्षेत्र में उसका विस्तार था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले और उसके रिमेन्स सबसे ज्यादा कहां पे मिला है, हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान का वो कौन कौन सा राज्य है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले, इसी तरह से जो है हम पाकिस्तान की, इसी तरह से अफगानिस्तान, यही तीन एक ऐसे देश हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। नेपाल से नहीं मिला, भूटान से नहीं मिला। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, ना ही बांग्लादेश, ना ही म्यांमार, इन सारे देशों से। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो तीन ही देश है, ठीक है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और हिंदुस्तान के अंदर भी अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उधर यानी बिहार, इधर बंगाल के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में 7 सिस्टर्स स्टेट है, उन सारे क्षेत्रों में कहीं पे नहीं मिला। और महाराष्ट्र में दैमाबाद को छोड़ दिया जाए तो नीचे के क्षेत्र में कभी कभार बीच में न्यूज आते रहते हैं कि यहां से इस तरह के अवशेष मिले हैं, इस तरह के अवशेष मिले, लेकिन अब ये आधिकारिक तौर पे जो है वो क्या है कि इसको शामिल नहीं किया गया है या शामिल किया भी जा रहा है, तो उसके बारे में अभी कंफर्म जो है वो क्या है कि पूरी जो है बातें क्लियर नहीं है। तो फिलहाल जो है हम सब जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे और सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी
दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी सीमा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग जो है क्रमशः धीरे धीरे हम लोग आगे निकलेंगे। आपको शायद पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वास्तव में भारत के इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता थी। तो नगरों का उदय कैसे हुआ, और साथ में जो है हम सब इस बात को की चर्चा करेंगे कि नगरों के बसाने की उनकी जो पद्धति क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ना सिर्फ नगरों को ही बसाया, बल्कि जो है उसने अपने नगरों को प्लान्ड वे में बसाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये बात हमें क्या है कि समझना होगा, ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन क्या था, सॉरी ये उसका आर्थिक जीवन कैसा था, उसका धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में। यहां पे एक बात याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक और आर्थिक जीवन के संबंध में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती है, उतना उसके समाज, उसकी राजनीति के संबंध में नहीं मिल पाती है। क्योंकि वास्तव में देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की, जैसे लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था थी, राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी, गणतंत्र, कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, वट जो भी था, वो सब उसके लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की जरूरत ज्यादा नहीं होती, ज्यादा जरूरत होती है लिखित साक्ष्य का। और लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका है तो आप इस आधार पे कह ही नहीं सकते हो कि वहां पे राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी या फिर क्या था। समाज 4 वर्णों में विभक्त है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ज्यादा इस बात की जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों से ही प्राप्त हो पाएगी। तो कुल मिलाकर इसमें थोड़ी सी जो है सीमा मतलब जो है वो क्या है कि आरोपित हो जाता है, या सीमा को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। और सीमा वास्तव में हमारी और आपकी सीमा नहीं है। सीमा वास्तव में जो है एविडेंसेस के ना पढ़े जा सकने की वजह से ही जो है वो क्या है कि उस सीमा में हमें बंधना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। तो आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था, और हम लोग साथ में इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और हमेशा से हमारी इस बात की जो है वो कोशिश रही है कि जब भी आप पढ़ो ना कोई भी विषय, उसका डे टू डे लाइफ में क्या उसका यूज हो सकता है, उसको डे टू डे लाइफ से जोड़कर कैसे देख सकते हैं। इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास की यूटिलिटी क्या है। अगर हम फिलॉसफी पढ़ रहे ना, फिलॉसफी को आप चाहे जितनी बात कहिए, लेकिन फिलॉसफी का भी एक व्यक्ति के या समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम उसे भले कहते हैं, पागलों का प्रलाप कह देते हैं कि अरे यार ये पागल हो गया, दार्शनिक बन गया, बड़ा फिलोसोफर बन गया। आप इस तरह की बात चाहे जितना कहिए, लेकिन उसका भी एक समाज में कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक अहमियत है, और उसको हमें समझना पड़ेगा। तो जिस दिन आप कनेक्ट करना सीख जाओगे, भिन्न भिन्न विषयों को भिन्न भिन्न जो है जगहों पर रखकर एक साथ उसको एसिमुलेट करके जो है जब आप प्रस्तुत करेंगे ना, तो फिर जाके आपकी जो है वास्तव में जो प्रिपरेशन है, और वास्तव में किसी विषय का पढ़ने का जो सार्थकता है, वो सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब उस विषय का इस्तेमाल भी करना सीखते हैं। इस्तेमाल करने का मतलब डे टू डे लाइफ में हम कैसे उससे एक दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, या एक बेहतर तार्किक रूप से हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तभी तो फ्रांसिस बेकन ने यह कहा था कि जो इतिहास होता है ना, वो व्यक्ति विशेष के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म देता है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो आप समझिए, दूसरी जो बात है इसमें हम लोग वैदिक युग की बात करेंगे। और वैदिक युग, वैदिक एज जो है, इसमें यह ध्यान रखना है कि वैदिक युग आपको जो है वो क्या है कि ये ध्यान रखना है कि इसमें भी हम लोग सबसे पहले इसी बात की चर्चा करेंगे कि वास्तव में वैदिक युग को वैदिक युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग की अगर हम तुलनात्मक विवेचन करें तो दोनों में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके, तो लिखित साक्ष्य का प्रयोग नहीं कर पाते, यानी उस युग का इतिहास विशुद्ध रूप से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर लिखा गया। लेकिन जब हम वैदिक युग की बात करते हैं तो वैदिक युग में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उतने रिच नहीं है, उतने समृद्ध नहीं है, मिले नहीं है, ठीक है ना, उतने समृद्ध नहीं है। तो उस युग के इतिहास की मतलब जो है रचना है, तो हमें डिपेंड किस पे रहना पड़ता है, वैदिक लिटरेचर पर, वैदिक साहित्य पे रहना पड़ता है। और चूंकि वैदिक साहित्यों के आधार पर उस युग का इतिहास लिखा गया, इसलिए उस युग को वैदिक युग कहकर पुकारते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसमें संदर्भ में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो वैदिक साहित्य है वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत किस
किस किस प्रकार के साहित्य आते हैं, ठीक है, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, किसे वेदांत कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखिएगा कि हम लोग वेद को पढ़ेंगे, उसके कंटेंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या सवाल, किस किस तरह के सवाल आते हैं वो सब देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है या तो 2-3 चैप्टर्स का मैं क्वेश्चंस यहां पे जो है डिस्कस करूंगा, या फिर कोशिश करूंगा हर चैप्टर वाइज जो है वो क्या है कि उसको हम जो है डिस्कस कर पाए, ठीक है, जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा। हम लोग समय को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है वो क्या है बीच में फोन आता है कि सर कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एक बात समझिएगा कि मैं 2 महीने में भी कंप्लीट कर दूंगा, 3 महीने में भी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मेरा जो मोटिव है, मोटिव यही है कि आप पहले विषय को समझिए और विषय को एक समझ बनाने के लिए आपको केवल आपके मन मस्तिष्क में इतिहास और संविधान की सूचनाओं का भंडार क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद यह है कि उस विषय के प्रति आपके लिए एक समझ हो, और समझ जब होगा तो उसका हर एंगल से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आप उसको जो है वो कह सकते हैं कि अपने एक्सप्रेशन में, इंटरव्यू के दौरान, निबंध में, इतिहास में, विभिन्न विषयों में भिन्न भिन्न विषयों का आप योगदान स्वीकार कर सकते हैं। फिलॉसफी की बात करेंगे, धर्म की बात, क्या नहीं पढ़ना पड़ता है आपको जो है आईएएस और पीसीएस बनने के लिए। तो हर जगह पे हर विषय का अपना अपना योगदान है, उस बात को जो है आपको समझना पड़ेगा। तो वो समझ, तो वैदिक युग में सबसे पहले वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे, फिर उस वैदिक लिटरेचर से हमें उसके भौगोलिक जो विस्तार है, उसका जियोग्राफिकल जो एक्सप्रेशन है, हमको उसको भी समझना होगा कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था, पश्चिम में क्या था, दक्षिण में क्या था, उत्तर में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम लोग उस वैदिक साहित्यों से हमें जो है उस युग के जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के संबंध में जो भी जानकारियां मिलती है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, समझेंगे, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पूरी बात जो है हम लोग देखेंगे और देखिएगा इतना इंटरेस्टिंग होगा, इतने सारे डायग्राम्स, इतने सारे जो है हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, और पूरा जो है सबका एक कलेक्टिव जो है वो क्या है कि प्रस्तुतिकरण होगा हमारे भिन्न भिन्न क्लासेस में, और आप इसको जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा जो चैप्टर है ना, वो तीसरा चैप्टर हो जाएगा 6th सेंचुरी बीसी का, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो है 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई है। पहला है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो गया, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया। दूसरा हो जाएगा जैन और बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है, जैन एवं बौद्ध धर्म हो जाएगा। और कोशिश करेंगे यहां पे और सारे धर्मों की भी बात कर लेंगे, शैव, वैष्णव वगैरह सबकी, ठीक है ना। इसके बाद सी, चूंकि देखिए प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूं ना, प्रीलिम्स में शैव और वैष्णव धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सॉरी मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, शैव और वैष्णव धर्म के संबंध में भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद सी हो जाएगा द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन, ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति की बात करेंगे। यानी कि हम लोग इसमें इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली जो नगरीय क्रांति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के युग में थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर वैदिक युग आया, तो वो एक रूरल कल्चर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ या नहीं हुआ, इसमें बड़ा मतलब बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, वो शहरी से ग्रामीण हो गया और वैदिक युग के रूप में फिर ग्रामीण कल्चर चला, ठीक है। फिर इसके बाद 6th सेंचुरी बीसी में ऐसी कुछ परिस्थितियां तैयार हुई जिसकी वजह से नगरों का उदय हुआ। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल है। और साथ में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो ब्राह्मणीय, सामाजिक और धार्मिक जो जीवन में अंतर्व्याप्त जो अव्यवस्था थी, उसके विरुद्ध जो कह सकते हैं, उसकी वजह से जो आम लोगों में निराशा और हताशा के जो भाव थे,
ऐसे ही निराश और हताश मन में आशा और उम्मीद का संचार जगाने के लिए उस अव्यवस्था में सुधार हेतु एक सुधार आंदोलन चलाया गया। उसी आंदोलन को जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहकर पुकारा जाता है। ठीक है ना, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण धर्म के कह सकते हैं कि विरोध में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उसमें से जैन और बौद्ध दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैन और बौद्ध धर्म को हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। फिर दूसरी नगरीय क्रांति हो गई। ठीक है, साथ में जो है इसमें यह भी है कि डी में हो जाएगा 16 महाजनपदों का उदय। ठीक है, 16 महाजनपदों का उदय। ठीक है, वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे ये पढ़ेंगे। और उन 16 महाजनपदों में मगध कैसे एक साम्राज्य के रूप में अपने को तब्दील कर सका, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, मगध साम्राज्य का उदय। लेकिन देखिए ये सब जो है ना, ये सब मेंस का भी टॉपिक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया, दूसरी नगरीय क्रांति, ये सब। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को पुष्ट करने के लिए जितने भी फैक्ट्स की आवश्यकता होती है सिर्फ उसकी बात करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, फैक्ट्स पर ज्यादा जो है बेस्ड रहते हैं, उसको कॉन्सेप्ट में पिरोकर जो है प्रस्तुत करना पड़ता है, यानी कि फैक्ट्स बताना पड़ता है, लेकिन उस फैक्ट्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्स पे ज्यादा हम लोग डिपेंडेंसी रहती है। लेकिन एक बात समझिएगा, मैं जो कह रहा हूं कि आप केवल फैक्ट्स मत पढ़िएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मेंस में तो पढ़ना ही नहीं है, प्रीलिम्स में भी सिर्फ फैक्ट्स नहीं है। प्रीलिम्स का मतलब आप फैक्ट्स नहीं हो गया। ये 10 साल 5 साल पहले की बात आप कह सकते हो कि अगर आप 80% फैक्ट्स रख लिया, 20% कॉन्सेप्ट के साथ निकाल सकते थे। लेकिन अब जो है फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि जब प्रीलिम्स पढ़ते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स का वहां पे परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, नदारद हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसको पिरोकर ही आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा 6th सेंचुरी बीसी हो गया। इसके बाद हम सब जो है वो बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा चौथा जो चैप्टर है, वो चौथा चैप्टर हो जाएगा मौर्य काल। ठीक है, मौर्यन पीरियड हो जाएगा, मौर्यन पीरियड, मौर्य काल। ठीक है, मौर्यन पीरियड हो गया। और इस मौर्य काल आप ये समझ जाइए भारत के इतिहास का प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर रियली जो है रियल सेंस में अगर हम हिस्टोरिकल इसकी बात करें तो वास्तव में वो क्या हो जाएगा, मौर्य काल हो जाएगा। और मौर्य काल इसलिए क्योंकि मौर्य काल से, बल्कि आप इसके पहले समझ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात हमने की ही थी, बताया था कि वहां पे केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे अब तक का इतिहास लिखा गया। वैदिक युग की अगर हमने बात की तो हमने कहा कि वैदिक लिटरेचर के आधार पर उस युग का इतिहास लिखा गया। जब हम जैन और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें भी साहित्य की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण दिखती है बनिस्पत की आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। लेकिन जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा काल है जबकि हमें कह सकते हैं कि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के एविडेंसेस जो है वो मिलकर इस युग के इतिहास की जानकारी देने लगते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा कि मौर्य काल के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य बड़ी संख्या में मिलते हैं। अगर आप साहित्यिक साक्ष्य की बात करें बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूं। जैसे मेगास्थनीज का इंडिका है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, इसके बाद पुराण हो गया, इसके बाद जैन साहित्य में हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन हो जाएगा, दीप वंश महावंश बौद्ध साहित्य हो जाएगा। इस तरह के जातक कथा बहुत सारे जीव है, वो क्या है कि विषय बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। आप कह सकते हो उसको रिलीजियस नॉन रिलीजियस में भी बढ़ सकते हैं, उसको इंडियन एंड फॉरेनर्स जो है जो भी लिटरेचर है उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, लिटरेचर उसका क्या है, साहित्यिक साक्ष्य क्या है, ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। और बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि अब जो है ना, अब जो कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स में आप समझ जाइए फैक्ट्स पे बहुत घुसने की जरूरत नहीं है।
बहुत ज्यादा एकदम अंदर घुस गए, ठीक है ना, उतर में उसी में एकदम उलझे हुए हो, नहीं, आपको जो है ये समझना है कि कितने फैक्ट्स की जरूरत है हमें और कितना कॉन्सेप्ट हमको साथ में लेकर चलना है। और बल्कि मैं तो अब ये कहूंगा कि जो अब का जो ट्रेंड है वो फैक्ट्स तो है ही, लेकिन अब कॉन्सेप्ट की ही जो है समझ आपसे जो है वो उम्मीद करता है कि इसकी समझ जो है एस्पायरेंट्स में मौजूद होनी चाहिए। तो मैं उस पर डिपेंड करूंगा, मैं उसी के बारे में ज्यादा फोकस होने की जो है कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी मैं जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको जो है बुक्स के फॉर्म में भेजूंगा उसमें फैक्ट्स वगैरह बहुत है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फैक्ट्स की अगर बहुत ज्यादा लत लग चुकी है, अफीमची हो चुके हैं अगर आप, तो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जो कह सकते हैं कि जो क्लासेस का जो पैटर्न होगा वो जो है ये होगा कि कॉन्सेप्ट मैक्सिमम होगा, फैक्ट्स भी होगा, लेकिन जो है वो क्या है कि सिर्फ फैक्ट्स नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो मौर्य काल में जो है हम लोग साहित्यिक साक्ष्य की बात कर लिया। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आपको 5th सेंचुरी बीसी में आपको मालूम होगा हिंदुस्तान के इतिहास में जो है कह सकते हैं कि अगर मॉनिटरी मतलब जो है एविडेंसेस की, यानी कि अगर जो है कह सकते हैं कि सिक्के की बात करें तो भारत के इतिहास में सबसे पहली बार सिक्के जो है आहत मुद्रा के नाम से, पंच मार्क कॉइन्स के नाम से 5th सेंचुरी बीसी में जो है वो चलाया गया था, ठीक है। लेकिन उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग मौर्य काल में किया गया। तो मौर्य काल के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में उसकी अपनी एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका हो जाएगी, ठीक है। ये हमें समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है इसके अंदर कि हमें ये भी देखना है कि मौर्य काल में जो मतलब जो है कह सकते हैं कि उस काल के जो शासक है उन शासकों से रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अशोक के बारे में अलग से हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म को दिया गया उसका क्या योगदान था, उसके अभिलेख कितने महत्वपूर्ण थे, और अभिलेखों के आधार पर उसका जो कह सकते हैं भौगोलिक विस्तार है वो भौगोलिक विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। अशोक की धम्म नीति की बात करेंगे। सब यहां पर जो है ये मेंस का एक्सक्लूसिव टॉपिक है, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा तो हमें यहां पर भी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग आपको जो है बताएंगे। फिर उस काल का आर्थिक जीवन कैसा था, फिर सामाजिक जीवन कैसा था, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 5वां होगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल हो जाएगा और इंग्लिश में इसको पोस्ट मौर्यन पीरियड हो जाएगा, मौर्योत्तर काल हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में क्या है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या है कि इसमें आप इस चीज को समझिए कि वास्तव में क्या हुआ कि 185 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक, ठीक है, 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की डेथ हो गई और 185 ईसा पूर्व तक जाते जाते मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि 232 से 185 की बात करें, लगभग 47 साल का फासला है, 47 साल का अंतर है। यानी अशोक की मृत्यु के 47 साल के भीतर भीतर मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, उसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, हमेशा से ये इतिहास या एक कह सकते इतिहास प्रसिद्ध जो है ये कहावत है कि यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक हम एकबद्ध हैं, जब तक हम एकता से जो है वो क्या है कि बंधे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी शक्ति, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी होती है। लेकिन जो है वो क्या है कि जब हम डिवाइड हो जाते हैं तो हमारी ताकत जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अशोक के समय तक जब पूरा भारत जो है एकीकृत था, इंटीग्रेटेड था, कंसोलिडेटेड था, ऐसी स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान पर हमला कर सके। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया, क्या हश्र हुआ ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। उनको अपनी एक बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करनी पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक अपना दूत भेजना पड़ा, उससे एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्थापित करना पड़ा। तो हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो है प्रथम 3 जो मौर्य वंशीय शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, उसको शासक के तौर पर देखेंगे, ठीक है। ये चीज देखिए। इसके बाद जो हमने आपको बताया कि 47 साल के बाद, अशोक की मृत्यु के 47 साल के बाद, यानी कि अशोक की मृत्यु के साथ ही जो है
वास्तव में जो मौर्य साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लगा, और जैसे ही कमजोर पड़ा भारत पर विदेशियों के आक्रमण का एक दौर, एक सिलसिला जो है वो प्रारंभ होने लगा। और उसी क्रम में इस काल में यूनानी, शक, पहलव और कुषाणों का हमला हुआ। हम लोग उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और इनका हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान में प्रवेश और हिंदुस्तान में बस जाने, हिंदुस्तान में रच बस जाने से भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ। इसी काल में आप देखिएगा गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली का जन्म हुआ। इसी काल में आप देखिएगा कि बहुत सारे जो है वो क्या है कि जैसे बौद्ध धर्म में बहुत सारे चेंजेस आए। कनिष्क के समय में आप देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और चतुर्थ बौद्ध संगीति से कई सारे परिवर्तन हुए। बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, बौद्ध साहित्यों की भाषा संस्कृत हो गई पाली से निकलकर। इसी प्रकार बौद्ध धर्म का दो शाखाओं में विभाजन हुआ, हीनयान, महायान जैसे शाखाओं में। और महायान शाखा के अंतर्गत जैसे ही बौद्ध धर्म आया, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ हो गया, पूजा प्रारंभ हो गया, यानी महात्मा बुद्ध को ईश्वरीय रूप जो है प्रदान कर दिया गया। तो बहुत सारे जो है परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेस है। इस काल में सांची का स्तूप बना, इस काल में जो है भरहुत के स्तूप का जो है कह सकते हैं कि हालांकि अशोक ने ही नींव रखी थी, लेकिन इस काल में वो अपना एक जो विकसित रूप है, जो अपना जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है प्राप्त कर सका था। हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे, साथ में हम लोग इस बात को चर्चा करेंगे। आपको मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है, कनिष्क ने चलाया। कनिष्क के काल में ही अश्वघोष थे, जिनको भारतीय संस्कृत ड्रामा का पिता कहकर, फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, इसी तरह से नागार्जुन हो गए, जिनको आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, हम लोग इसमें जो है जिक्र करेंगे। सिलेबस है, बहुत डिटेल में जाने से फिर ये वीडियोस बहुत लंबे बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, फिर जैसे जैसे चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्रमशः जो है अंदर जो है वो घुसते चले जाएंगे, अंदर हम सब प्रवेश करते चले जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारे जो टॉपिक है वो क्या है कि यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, 4 विदेशी राजवंश को देखेंगे। साथ में हम लोग यहां पे शुंग वंश और सातवाहन वंश की भी जो है बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 6 हो जाएगा। 6 में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गुप्त पीरियड, गुप्त काल। ठीक है, गुप्ता पीरियड, ये हो जाएगा गुप्ता पीरियड। ठीक है ना, गुप्ता पीरियड, गुप्त काल। ठीक है, अब इस गुप्त काल में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मौर्यकालीन शासकों ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, और कह सकते हैं कि अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में वो साम्राज्य का एक प्रकार से पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, विकेंद्रीकृत हुआ। बहुत सारे राजवंशों ने, विदेशी और स्थानीय राजवंशों ने हिंदुस्तान पर जो है शासन किया। यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ठीक है, शुंग वंश, सातवाहन वंश, इन सारे वंशों ने जो है वो क्या है कि शासन किया। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड रहा। ठीक है, फिर भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमारी देश की अर्थव्यवस्था फ्लोरिश की, बाह्य देशों के साथ संबंध हमारे अच्छे बने रहे, सिक्कों के निर्माण के दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो फिर भी, लेकिन फिर भी इस बात को तो स्वीकार करना होगा कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में वो इंटीग्रेटेड एक भारत नहीं था जो कि मौर्यकालीन शासकों के समय में था। लेकिन फिर क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्योत्तर काल के बाद फिर जिस गुप्त काल का उदय होता है, गुप्त काल में विशेषकर समुद्रगुप्त के समय में फिर से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश होती है। फिर भी अंतर होता है कि इस काल में धरणी बंध का कॉन्सेप्ट आया और समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसमें वो बात नहीं थी जो मौर्यकालीन शासकों में, प्रथम 3 मौर्यकालीन शासकों में था। वो क्या अंतर है, हम लोग इस बात को समझेंगे। समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज है, एक बार मतलब जो है आईएएस में सीधे तौर पे यह सवाल पूछा गया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसके साम्राज्य विस्तार की विवेचना करें और विभिन्न राज्यों के प्रति उसकी जो नीतियां रही, उन नीतियों के संबंध में जानकारी दें। सीधा सवाल था, और उसमें जो है पूरा बताना था कि उत्तर भारत के राज्यों के साथ उसकी पॉलिसी क्या थी, दक्षिण भारत के साथ क्या थे, आठविक जातियों के पास के प्रति क्या था, सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके प्रति क्या था, पड़ोसी जो राज्य थे उनके प्रति उसकी पॉलिसी क्या थी। ये सब हम लोग समझेंगे। साथ में इस काल में बहुत सारे अभिलेख हैं, वो सब समझेंगे। इस काल के जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो जीवन है उसके बारे में, कला के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल कला और साहित्य के दृष्टिकोण से जो है एक
कह सकते हैं कि स्वर्ण युग का दर्जा जो है वो क्या है कि निष्कंटक रूप से उससे मिला हुआ है। अगर अगर ओवरऑल स्वर्ण युग की बात करें तो स्वर्ण युग देखिए कोई भी युग नहीं हो सकता है कि आम लोगों के दृष्टिकोण से कोई भी युग स्वर्ण युग नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कला साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुप्त काल का जो स्वर्ण युग कहा जाना सबसे ज्यादा फिट जिस मामले में बैठता है वो फिट कला और साहित्य ही है। उसके बारे में हम लोग जो है वो क्या है कि समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुझे ये लगता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में हर प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो है आपका गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, और आप इतना समझ जाइए इस काल का क्या महत्व है कि यूनेस्को ने जिन इमारतों या स्थलों को, भारत की जिन इमारतों को विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया है उसमें से अधिकांश का संबंध पोस्ट गुप्ता पीरियड से। इसी में खजुराहो के चंदेल वंश के सबसे पहले मंदिर गुप्त काल में, ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ और उसका जो है क्लाइमेक्स जो है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में आया। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में जिस तरह से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मूर्तियों के निर्माण के लिए गांधार, मथुरा, अमरावती कला शैली का जन्म हुआ, उसी तरह से पोस्ट गुप्ता पीरियड में कह सकते हैं मंदिरों के निर्माण के लिए 3 कला शैलियों का जन्म हुआ और वो 3 कला शैली है नागर, द्रविड़, बेसर कला शैली। उसके में बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बने, राष्ट्रकूट के एलोरा का कैलाश मंदिर, इसमें आप लोग सुनते रहते होंगे, खजुराहो का जो मंदिर है चंदेल युगीन मंदिर इसी प्रकार बादामी के चालुक्य युगीन मंदिर हो जाएगा, इसी प्रकार पल्लवों के जो है मंदिर हो जाएंगे, इस प्रकार चोलों के मंदिर हो जाएंगे। तो जो मंदिर उड़ीसा के जो टेम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे मंदिरों के बारे में हम सब चर्चा करेंगे और इसमें मंदिर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है मतलब कह सकते हैं रोल रहता है। लेकिन फिलहाल और सब भी हम लोग बात करेंगे, जैसे आप समझ जाइए कि इस काल में जो भी राजवंश है, बहुत सारे राजवंश थे, सामंतवादी युग था, भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था। वो छोटे छोटे राज्य क्या है, पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, चौहान वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है, गुनंद वंश, करकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, व्हाटएवर बहुत सारे वंश है। उन सारे वंशों की हम चर्चा करेंगे, खजुराहो के चंदेल वंश, बंगाल के पाल वंश, ठीक है। तो ये सारे वंशों की हम सब जो है चर्चा करेंगे। हम लोग साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। पाटलिपुत्र गुप्त काल तक आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये बात कही जाती थी गुप्त काल समय तक कि जब तक कह सकते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक पाटलिपुत्र का शासक जब तक नहीं होता था तब तक वो पूरे उत्तर भारत का शासक कहला नहीं सकता था। ठीक इसी तरह से पोस्ट गुप्ता पीरियड में यह कॉन्सेप्ट बदल गया, कहा गया जब तक कन्नौज का शासक नहीं होगे पूरे उत्तर भारत का शासक नहीं कराएंगे। यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में पाटलिपुत्र का स्थान हटकर जो है वो उसका जो केंद्र है वो कन्नौज पहुंच गया और कन्नौज में जो है वो क्या है कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। वो सारे संघर्ष क्या है इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ध्यान ये रखिएगा कि ये जो पूरी बात है ना, ये पूरी बात है, कोई सिलेबस छोटा नहीं है, ये छोटा है, हमने एक छोटे से वीडियो में बना दिया, लेकिन बहुत बड़ा है। और इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आपने एडमिशन ले लिया, आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैंने कभी भी जो है ऐसा नहीं कहा और मैं कभी भी ऐसा कहता भी नहीं हूं। मैं कभी भी इसमें कोई मेरी वजह से आप सफल होते हैं, मैं आपको मार्गदर्शक, आपका मार्गदर्शक हूं। आपको बताऊंगा चलने के लिए जो साजो सामान की जरूरत है वो मैं बताऊंगा, कहां से पढ़ना है, कौन सा चीज मैं आपको दूंगा, ये सारी बातें बताऊंगा। पढ़ना आपको पड़ेगा। आप ये सोच लोगे एडमिशन लेकर, ये मेरा रिकॉर्डेड जो है बात मैं कह रहा हूं आपको कि आप मेरी वजह से सफल नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप अपनी मेहनत से सफल होगे। मैं खूब मेहनत कर रहा हूं, आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर आप कैसे सफल हो सकते हो, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको भी मेरे इक्वली जो है आपको मेहनत करनी होगी। केवल हम पे भरोसा करके हमारी जिम्मेदारी आपने जो है मेरे ऊपर थोप दी और आप ये कह दोगे कि भाई आप की वजह से हम असफल या सफल है, आप
सफल भी हो जाएंगे तब भी मैं नहीं कहूँगा मेरी वजह से सफल हो गया, आप असफल होंगे तब भी मैं नहीं कहूँगा मेरी वजह से असफल हुआ। जो भी सफल और असफल आप अपनी वजह से होते हैं, मैं एक माध्यम हूँ, हो सकता हूँ मैं आपको जो है डायरेक्शन दूँ, लेकिन करना अपने हिसाब से, अपनी जो है वो क्या है कि तकदीर का निर्धारण आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस से संबंधित ये जो परिचर्चा थी आपको इस बात की समझ जो है विकसित हो गई होगी। अब हम लोग कल से जो है वो क्या करेंगे, हम लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।